जी, आप देख रहे हैं आलिया शो ऑफिशियल चैनल पर ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साजिद तार साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइजर हैं। थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू थैंक यू। साजिद साहब, 3 से 4 बड़े अहम टॉपिक, बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। कुछ इंटरनल मैटर्स हैं और कुछ एक्सटर्नल मैटर्स, उसके ऊपर बात करेंगे। सर, सबसे पहली खबर यह है कि स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है, और जो इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर, वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। तो सर, क्या ये इतना, क्या दहशतगर्दी, क्या बहुत ज्यादा उनको खबर ऐसी? जब आप खुद ये कहेंगे, आपकी सलामती कौंसिल ये जब कहेगी कि हमारे हालात ठीक नहीं है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो जाहिर है जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है, तो फिर आप उसको उनको किस तरह ब्लेम करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये कोई नई चीज नहीं है। माजी के अंदर भी किस तरह हुआ है, कैनेडियन एम्बेसी भी बंद हुई थी और वो टर्की से अपना सारा जो बिजनेस थे वो करते थे, मुझे खुद याद है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने ज्यादातर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स है, आई हैव अ रिलेशनशिप विद देम। आई ईच टाइम आई गो टू पाकिस्तान, आई सी देम, आई मीट देम। वहां बिलखसूस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भी उनके सिर्फ उनके फैमिलीज उनको अलाउ नहीं है इस वक्त। ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन उनके एम्बेसी के अंदर रहते हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और अगर बाहर भी रहते हैं तो वो बेचारे एक घर को लेकर उसमें अपने कमरे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक यू आर स्टिल इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी हार्ड स्टेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको अगर देखा जाए तो ये स्वीडन की एम्बेसी का बंद करना को पहली दफा ये इस तरह नहीं हुआ, माजी के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में अब दोबारा शायद ये वेव आना हो। लेकिन एक मैं ये बात आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेस्टर्न दुनिया आपसे डरती भी है, खौफजदा भी है, और जो एक इमेज आपका बन चुका है कि यू आर ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट नेशन, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मॉरली। और आपका क्या ख्याल है जो सारे अब लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें होती हैं, उनके ऊपर एम्बेसडर उनके सैफर नहीं लिखते? क्या आप ये नहीं देखते कि उनका मीडिया कवर करता है या नहीं करता? उनको करता है, उनको चीजें बाहर निकलती हैं। आपकी इमेच्योरिटी, आपकी अदालतों की इमेच्योरिटी, उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, आपके जो असेंबली के सिचुएशन, आपका जो लेजिस्लेशन की सिचुएशन है, वहां अपोजिशन मौजूद ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। वजीर आजम एक लंदन में बैठता है, एक वजीर आजम आपका इस्लामाबाद में बैठता है। खान साहब जो है वो अल-ऐलान कहते हैं कि मैं मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा। तो आपका क्या ख्याल है, आप वो जो वहां के डिप्लोमेट है वो इसके बारे में क्या राय डेवलप करते होंगे इस वक्त? और लेकिन इसमें आपसे ये भी एक सवाल करना चाहूंगी कि पहले जब स्वीडन एम्बेसी और फ्रांस की एम्बेसी के बंद होने की बात थी, तो उस वक्त तो टीएलपी के जलसे, आपको पता है क्या बड़े इश्यूज चल रहे थे, वो बहुत जलसे जुलूस कर रहे थे और बड़ा हंगामा किया था। लेकिन इस वक्त क्या टीटीपी की वजह से उनको कोई ऐसी खबरें मिली, इस बिना पर हुआ होगा? देखिए, आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात देखें। मैं एक चलें स्वीडन की बात करने से पहले आपकी तवज्जो एक साइड पे ले जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली आपकी चाइना की एम्बेसी ने अपना कौंसल जनरल इस्लाम में बंद किया था। एक्सक्यूज उनका भी यही था कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। आपके सीपैक के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक्सक्यूज उनकी सिक्योरिटी थी। उन्होंने कई डैम बन रहे थे, उनके प्रोजेक्ट दरमियान में छोड़ के चले गए चाइनीज। कि आपने इसके बावजूद कि आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हिफाजत की जमानत दे रखी थी, एक पूरा ब्रिगेड तैयार किया गया था चाइनीज इंजीनियर्स की हिफाजत के लिए, लेकिन आप नहीं डिलीवर कर पाए। चाइना बल्कि ये चाहता था कि हम अपनी सिक्योरिटी चाइना से भेजें, आप डिसएग्री किया आपने उनके साथ। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स तो मौजूद हैं। मुझे अभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको देना चाहूंगा कि जब मैं अमेरिकन जब था डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में काम कर रहा था, आई वाज ऑफिशियली पार्ट ऑफ इट। तो मैं पाकिस्तान मैंने जाना था। तो वहां अमेरिकन एम्बेसी की उनकी रिपोर्ट ये थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज इन पावर। तो उन्होंने वहां से ये आया था कि आपके रेड जोन के अंदर भी आपके वाकयात होते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जाते। तो मेरा ये गुजारिश ये है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह के रिट ऑफ गवर्नमेंट ही कहीं मौजूद नहीं है। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी को पता हो कि हमें पूछने वाला ही कोई नहीं है, जो मर्जी करे। सही।
तो दूसरा मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा, कच्चे के अंदर आपका ऑपरेशन मुसलसल जारी है, आप बार बार ये एक्सक्यूज पेश करते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी मौजूद नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, तो आपके पास तो सिक्योरिटी मौजूद नहीं होगी डिप्लोमेटिक मिशंस को भी सिक्योर करने के लिए, तो फिर उनका आप जवाब तो आप खुद देते हैं बना बना के। लेकिन ये हम लोग असल में ओरिजिनली वी आर नॉट मैच्योर। हमारे मैच्योरिटी की मैं ये मिसाल दूंगा, हम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफर करते हैं। जब आप IMF को लेटर लिखते हैं, आपके सूबे लिखना शुरू कर देते हैं, आप इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इशू कर देती है कि हम तो भाई बजाय इसके हम तो उधर जा रहे हैं, हमारा ऑपरेशन हम तो भाई वहां जाएंगे, तो आपका क्या ख्याल है वो दूसरे जो बाहर से आके बैठे वो डरेंगे नहीं? वो डरेंगे, क्योंकि हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको कुर्बान कर देते हैं। ये बड़ी एक आम सी बात है पाकिस्तान के अंदर, जो कि गलत बात है, गलत बात है। आपने कभी ये सोचा नहीं है कि इमेज बिल्डिंग करनी है पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे? आपने जो मुसलसल पिछले अफगान जिहाद के ऊपर जो आपने पैसा बनाया उस चक्कर में, और अपना सारा अपना इमेज खत्म कर दिया है। सारे दुनिया के हर कैपिटल के अंदर पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो सबसे पहले क्या नाम आता है? दहशतगर्दी जेन में आती है। अब दूसरा मुसलसल आ रहा है कि आप खैरात पे चल रहे हैं 76 साल से, आप बैगर हैं। अब तो यहां तक आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहना शुरू कर दिया कि अब मुल्कों के लीडरान जो है वो मेरे तो फोन ही नहीं उठाते, क्योंकि आप हमेशा मांगने जाते हैं। तो ये 2-4 चीजें आती हैं, ये आपको नेशनल लेवल पे आके इमेज बिल्डिंग करनी होगी, अपना इमेज ठीक करना होगा, लेकिन पता नहीं वो कौन करेगा, क्योंकि आप नेशनलिज्म का फुकदान है पाकिस्तान। अच्छा साजिद साहब, जरा बढ़ते हैं सर, ये क्या हुआ अचानक? हमें पता चला है कि आजाद कश्मीर के जो हैं प्राइम मिनिस्टर वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। बड़ा हंगामा रहा आज सारा दिन। देखें जिस तरीके से वो लाए गए थे, और मैं खासकर जब मैंने कुछ दोस्तों को फोन करके पूछा, क्योंकि मैं उनकी स्पीचेस को वॉच नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा था, सुना है कि हाई कोर्ट के अंदर भी उनकी स्पीचेस की वीडियो चलाई गई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए हैं। उन्होंने वाकई जो है वो अदालतों को, जुडिशरी को बड़े बुरे तरीके से वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। उसकी वजह ये है, खान साहब ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, एक डिसरिस्पेक्टफुल बिलो द मोरालिटी लाइंस, कि जिस तरीके से देखें खवातीन के पीछे जब करते हैं, खवातीन एंकर के साथ क्या किया गया है। अच्छा, आपके हक में फैसला आ जाए, अतर मनीला साहब ने कर दिया हो, तो आप गीत गाना शुरू कर देते हैं। अब उनका जरा अपनी दूसरा उनका फैसला आ जाए, फिर फौरन उनके बच्चों के पीछे चले जाना। एक अजब सी एक माहौल क्रिएट कर दिया जो माजी के अंदर नहीं था। आपने ट्रोलिंग का जो माहौल शुरू किया है, टिकटॉक जो शुरू किया है, जो आप ट्विटर शुरू किया है, ये नए से नए आप जो सबसे बड़ा डैमेज एक खान साहब ने किया है। मुल्क तो खैर वैसे ही आपका तबाही के धाने पर है, लेकिन मोरालिटी के जो जनाजे निकाले हैं खान साहब ने, उसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। और अल्टीमेटली ये उन्हीं की पार्टी के वजीर आजम थे, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप उनसे? क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैंने उनके पहले भी कई चीजें देखता था, इररिस्पॉन्सिबल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जातियात पे पीछे चला जाना, जर्नलिस्टों को तौहीन अमेजिंग उनको इल्काबात देने, गालियां निकालनी, फिर उनके फोन के ऊपर रिकॉर्डिंग्स आई हैं। तो ये सियासत नहीं है, इसको सियासत नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में आप जो कुछ भी करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका हक है, लेकिन बिलो द मोरालिटी लाइन जाकर किसी की पर्सनल तस्हीर करना, ये मोहतरम जो थे ये मुसलसल करते थे। और मेरे ख्याल में अब देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पूरे आपके सारे मुल्क के अंदर है, इसको किस तरह आप डिफरेंस करेंगे। लेकिन एक जो बात है अलार्मिंग जो है मेरे लिए, मैं समझता हूं वो ये है कि आपने पहले जिक्र किया G20 का। G20 तो चले उन्होंने कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। जो मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस वक्त मेरे लिए एक अलार्मिंग चीज है, जो फ्यूचर में आपको सबको बर्दाश्त क्या है आपको देखनी पड़ेगी। कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर जिसको आपको कहते हैं, इंडियन कश्मीर अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन जिसको आप नाम देते हैं, वहां पे डेवलपमेंट, ओरिजिनल इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड, इंडियन गवर्नमेंट और करंट इंडियन रेजिम इज कमिटेड टू अपलिफ्ट कश्मीर, द भारतीय कश्मीर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको यह होगा, जब आपके कश्मीरी वहां देखेंगे दूध की नहरें, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं ये टॉपिक आपको बताना चाह रहा था कि वहां पे मैं देख रहा हूं जिस तरीके से उन्होंने अगले दिनों के अंदर एक ब्रिज बनाया है रेलवे का,
और उसके बाद यूएई को लेकर आए हैं वहां प्रोजेक्ट करने के लिए। एक बहुत बड़ी मॉल बनाई जा रही है, उसके बाद हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां, मेडिकल स्कूल बनाए जा रहे हैं, और जितना पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, आप अपने कश्मीरियों को किस तरह मुंह दिखाएंगे? क्या करेंगे आप? किस तरह? हमारे पास तो है ही नहीं सर, पैसा नहीं है तो। नहीं, पैसा तो आपके देखे ना, ये भारत का प्रॉब्लम तो नहीं ना। ये प्रॉब्लम भारत का नहीं है कि आप लूट के लंदन ले जाएं, आप लूट के दुबई ले जाएं, ये आपका प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम तो नहीं है। उनके मैं मिसाल देता हूं। पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है, जो स्टेटमेंट आई है दफ्तर खारजा की तरफ से बड़ी सख्त, बहुत नाराजगी, और कहा गया है कि ये जो करवाया जा रहा है क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशन है वगैरह वगैरह, तो इसलिए कंडेम करें उसको। तो सर क्या इस बिना पर आप समझते हैं कि इंडिया रुक जाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इंडिया, मैं समझता हूं कि हमारे अगले दिन अमीरुल मोमिनीन साहब ने खुद कह दिया कि इंडिया इज एशियन टाइगर। आपका मकबूल तरीन अगला आपका प्राइम मिनिस्टर, जो उसने खुद उनको टाइटल दे दिया कि एशियन टाइगर है वो। आप किस तरह वो रुक सकता है? सवाल ही नहीं पैदा। नेटो कह रहा है हम मेंबरशिप देना चाहते हैं इंडिया को, वो आप कहते हैं कि वो रुक जाएगा। वो तो लार्जर देन एशिया हो चुके हैं इस वक्त। मैं सबसे बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा, बल्कि जो आज की, अभी मैं आपके सेगमेंट से पहले, मुझे शौक है ये कि देखूं अमेरिका क्या कर रहा है, दूसरी दुनिया क्या कर रही है। मुझे तो शौक इन चीजों। इस वक्त क्या हो रहा है फिलीपीन के अंदर, वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है अमेरिका, सबसे बड़ी, ताइवान के हवाले से। और उसके बाद मैं आपको ये भी बल्कि बताना चाहूंगा कि जो सबसे वरीसम चीज है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, 2 पॉइंट में बताना चाहूंगा। सबसे पहले यह है कि इस वक्त सैटेलाइट से सेकंड बाय सेकंड खबर चाइना की वॉच करके अमेरिकन जो है वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, इंटेल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के साथ। और उसके बाद जो इस वक्त ईरान और सऊदी अरेबिया का जो ये एग्रीमेंट हुआ है चाइना के अंदर, आपके लिए नुकसानदेह ये हुआ है कि आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, आपकी वैल्यू खत्म हो गई। पहले सऊदी अरेबिया, अब 2 लोग जो हैं वो 2 कंट्रीज आपको बिल्कुल दूसरी नजर से देखेंगे। सऊदी अरेबिया पहले आपकी वैल्यू करता था, आपका बॉर्डर ईरान के साथ था, आपको जब पैसों की जरूरत होती थी देते थे आप। अब उनके रिलेशनशिप उनके साथ ठीक हो जाएंगे, वो आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। दूसरी ग्वादर की पोर्ट थी आपकी, चाइना को आपको जरूरत थी, अब ईरान के साथ रिलेशनशिप ठीक है उनके, बेहतर हो रहे हैं, अब वो गारंटर हैं, आर्बिट्रेशन कर रहे हैं उनकी, अब वो ईरानियन पोर्ट्स भी यूज कर सकेंगे, आपकी ग्वादर की पोर्ट की भी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो ये देखना चाहिए। लेकिन आप दर हकीकत आपके तो इश्यूज कुछ और है। मैं अब छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। यहां पे इस वक्त स्प्रिंग इसको कहते हैं, स्प्रिंग मीटिंग्स चल रही हैं आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की। परसों यहाँ पे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे आई हैं, उनको तो पैसे नहीं चाहिए ना, वो तो मीटिंग्स अटेंड करने आई हैं, वो तो देखने आई है ना कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आईएमएफ, हाउ द वर्ल्ड बैंक इज थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट इज देयर प्लानिंग फॉर द 2023। आपने तो चलो पैसे मांगने आना था, लेकिन आप नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि पीछे 22 उन्होंने, आपने जो पैसे इलेक्शन कमीशन को देने थे, पर आप हर रात हर दिन आपका इस तरह होता है कि सुबह उठना है पता नहीं क्या हो जाना, सुबह उठना है तो पता नहीं क्या हो जाना। इस वक्त पाकिस्तान में आपकी जो रूलिंग एलीट है वो डाके भी इसी स्पीड से मार रही है कि आज रात को सोना है, सुबह पता नहीं क्या हो जाना। मैंने अगले दिन देखा था, देखें सबसे बड़ी एक आपके बहुत बड़े लीडर, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, 300 अरब रुपए की करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस हैं उनके ऊपर, फाइलें मौजूद हैं। पकड़ने के लिए गाइडलाइंस क्या है, कहते हैं इनको पकड़ेंगे लेकिन ईद के बाद। जो आपके डिफेंस मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि एक बहुत बड़े अफसर की बेटी की शादी पर 1 अरब 25 करोड़ की सलामियां मिली थी, वो किधर गए? किसी ने कोई एक्शन लिया? वो आज अफसर किधर है? सुना है वो उमरा करने गया था, वहां से लंदन आ गया। ये प्रायोरिटीज है आपकी, ये आपकी मैनेजमेंट है, ये आपकी, देखें ये प्रायोरिटी। अब उसमें ये मैं कहना ये चाहूंगा कि आपका क्या ख्याल है? इनको पता नहीं है, सब पता है इनको। ये जो इस्लामाबाद में घूमते हैं सारे, ये सारी आपके 85 मेमोरी जो आपकी इस वक्त कैबिनेट है, हर एक के पास स्मार्टफोन मौजूद है। जमान पार्क के बाहर जो टेंट लगे हैं, वहां सारे लौंडे लपाड़े सारा दिन बार बार देख के टिकटॉक करते हैं, जो स्मार्टफोनों पे देखते हैं। ये इनको सिर्फ प्रॉब्लम ये है, ये पाकिस्तानी नहीं है, इनकी सोचें पाकिस्तानी नहीं, इनके दिल और दिमाग जो है सारे इनकी, जो पाकिस्तान में हर बंदा बैठा है वो डे ड्रीमिंग कर रहा है लंदन के बारे में, अमेरिका के बारे में, यहां से भाग जाने के बारे में, डाके के बारे में प्लानिंग हो रही है, लूट के बारे में प्लानिंग हो रही है। एक दूसरे के पास बैठ के ब्रैगिंग करते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने ये धोखा दिया है, ये फ्रॉड किया है। सारा दिन बैठ के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। मेरी जहां ट्रेनिंग अमेरिका में जो हुई थी, यही हुई थी कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस।
आपने अपना वही साइकिल कंप्लीट करना है। बच्चे ने पैदा होना है, पहले उसने क्रॉलिंग करनी है, फिर उसने लड़खड़ाना है, चलना है, फिर चलना सीखना है, फिर दौड़ लगानी है, फिर सारा कुछ करना है। 35 साल की एज तक मैं 27 साल की एज तक आलिया स्कूलों में पढ़ता रहा हूं, 27 साल की एज तक। फिर उसके बाद मैंने 10 साल इतना काम किया है कि मैं 7 दिन काम करता था। मैंने इतना काम किया है, मैं यहां पे चैलेंज करके अक्सर दोस्तों को बताता हूं कि मैंने इतना काम किया, शायद खुदा को मुझ पर वैसे ही तरस आ गया था कि यार ये सर नीचे करके सारा दिन काम करता है 18-18 घंटे, इतनी तालीम होने के बावजूद, इतना सारा कुछ होने के बावजूद ये इतनी मेहनत करता है, सारा दिन लोगों की खुशामदें करता है, मिन्नतें करता है सारा दिन, इसका कुछ होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि मैंने डाका ही डालना है, बंदे की मैं देख रहा हूं पाकिस्तान यही अप्रोच है, और कहते चौधरी साहब की हो गया जी, सारे ये में कर रहे। अब मैं मजे की बात बताता हूं, आप रमजान का महीना है, आप अंदाजा लगा ले रमजान से पहले किलों का क्या रेट था, आज क्या रेट है। और जितने जखीरा अंदोज हैं, आखिरी अशरा है, वो सारे के सारे जा रहे हैं 27वें महीने मदीना और मक्का जा रहे हैं सारी फैमिली। लेकिन ये क्या तजाद क्या है, इस्लाम के फंडामेंटल्स को नहीं समझना, फिलॉसफी ऑफ इस्लाम को नहीं समझना, और रिचुअल्स पे जोर है, रिचुअल्स पे जोर है। सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया साजिद साहब। जरा बाहर निकलते हैं सर, ये जो हमने अभी बात कर ली, एक तो बड़ी आपने खतरनाक किस्म की, वो अमेरिका तो बस अडॉप्ट कर लिया है उसने कुछ कंट्रीज को, और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो चाइना तक की इंडिया के साथ हो रही है। तो मुझे ये बताइए कि अमेरिका में भी काफी कुछ चल रहा है, आपके पास काफी खबरें कि वहां पे खासतौर पे कुछ लीक्स की बात की जा रही है, और बहुत जरा ऐसी सिचुएशन हमने पहले अमेरिका में कभी नहीं देखी। ये क्या है सर सिलसिला, बताइए। देखिए, मैं जो खास कर ये कहा जाता है कि स्नोडन, यहाँ पे लास्ट टाइम वो स्नोडन जो रशिया में चले गए, जो एनएसए में काम करते थे, उनके बाद दूसरी सबसे बड़ी लीक ये हुई है पिछले दिनों। पिछले मंडे को जो पेंटागन से ये लीक हुई है, पिछले मंडे को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पे 100 पेजेस से ज्यादा लीक हुई है। ज्यादातर वो इस तरह थी जिस तरह फाइलों की तस्वीरें ली गई थी किसी कैमरे के जरिए, और उन्होंने आम टेलीग्राम शायद मेरा ख्याल एक वेबसाइट है, उस पे ट्विटर पे इस तरह की उन्होंने फेंकी, इंतहाई खतरनाक किस्म की। अब उसमें डैमेज क्या हुआ है, उन्होंने उसमें इंटेल जो शेयरिंग की है, और मैं इसको कंक्लूड भी करना चाहूंगा, उस इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर क्या निकला है। देखें, आपने अपने एडवर्सरीज के ऊपर तो इंटेल करनी ही करनी है ना। आपने अमेरिका ने चाइना के खिलाफ कर ली, तो करते होंगे रशिया के खिलाफ। उसमें सबसे जो खतरनाक चीज ये निकली है कि अपने एलाइज के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या उनके कर रहे हैं, उसके बारे में इनकी ओपिनियन क्या है अपने एलाइज के बारे में। अब इन्होंने सबसे पहले तो ये उसमें इंकशाफ किया है उस इंटेलिजेंस के अंदर कि यूक्रेन के पास मिसाइल्स खत्म होते जा रहे हैं, एयर डिफेंस अब फ्यूचर में अपनी एयर डिफेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये रशिया के लिए एक बड़ा ये, और दूसरा उसमें इनकी हिपोक्रेसी ये है कि दुनिया में जब बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहते हैं यूक्रेन इज विनिंग, वी आर सपोर्टिंग यूक्रेन, रशिया इज लूजिंग, लेकिन अंदर इनकी अपनी सोच ये है कि यूक्रेन will be shortly he will be losing the war। तो वो एक बड़ा दुनिया के सामने डबल इनका चेहरा नजर आया। दूसरा सबसे बड़ी उसमें इंटेल के अंदर ये है कि इजराइल के अंदर इस वक्त जो जुडिशियल रिफॉर्म है उनके खिलाफ वहां पे जुलूस निकाले जा रहे हैं, और उसके अंदर निकाले जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि मुसाद जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंडिया ने उस रिपोर्ट के अंदर था कि मुसाद इज सपोर्टिंग दैट दोज जुलूस जो है उनको ये फंड कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं अगेंस्ट बीबी नेतन्याहू। और उसमें बात ये, उसमें ये भी इंटेल रिपोर्ट में है कि ये अमेरिकन जो है दे आर एम्बेडेड विद मुसाद एज वेल एंड दे आर वर्किंग अगेंस्ट द बीबी नेतन्याहू। एक तो ये उसमें रिपोर्ट आई। दूसरा उसमें इनकी रिपोर्ट ये थी तुर्की के खिलाफ कि तुर्की जो है वो रशिया को मिसाइल दे रहा है। दूसरी इनकी इजिप्ट की इंटेल थी वहां से ये कि जो इजिप्ट है वो भी रशिया को अपने मिसाइल भेज रहा है, जो उनके पास वो असला को कारोबार। और उसके बाद इन्होंने कनाडा के बारे में इंटेल थी, साउथ कोरिया के बारे में इंटेल है। तो ये सारा जो चीज निकली है, उसका जो कंक्लूजन मैं सम अप करता हूं वो ये है कि अगर ये इनके एलाइज देख रहे हैं, एलाइज तो वैसे ही ऐसे भाग रहे हैं जैसे मक्खियां भाग रही हैं, मैं वो भी बताता हूं आपको एक मिनट में। लेकिन अमेरिका इज गोइंग इनटू द डीप आइसोलेशन। और जो दुख वाली बात है कि वॉशिंगटन डीसी के माथे के ऊपर कोई बल है ही नहीं। दुनिया डी डॉलराइजेशन से भाग रही है, डॉलर को ऐसे फेंक रहे हैं, अमेरिका की बैंड वैगन से लोग छलांगे मार रहे हैं, कोई काउंटर प्लान नहीं।
वॉशिंगटन डीसी लगता है जिस तरह वॉशिंगटन डीसी के अंदर कोई गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं है, कोई काउंटर प्लान, कोई इसकी रिजेक्शन, कोई इसके ऊपर मुजम्मत, कुछ भी नहीं किया जा रहा। जापान रशिया से तेल लेना शुरू हो चुका है। मैक्रा और यूक्रेन और आपकी यूरोपियन यूनियन की सदर का दौरा था चाइना का, इनको कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है, पहली दफा हिस्ट्री में सऊदी अरेबिया की पोर्ट जद्दा के ऊपर रशियन वार प्लेन खड़ा है, वहां पहली दफा डार्क डे, लेकिन इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। उसके बाद बशर अल असद, जिसके बारे में ये सीरिया का जो हेड है, उसके बारे में ये मुसलसल ये इनका ये कहते थे हमने उसको टापल करना है, वो सऊदी अरेबिया चला गया है। उसको अरब लीग की इनविटेशन आ चुकी है, लेकिन इनके को माथे में बाली। इनका एजेंडा क्या है मैं वो भी बता देता हूं कि अपने रिपब्लिकन अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन है उनको किस तरह केजीबी स्टाइल पकड़ना है। यहां पे हमारे लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है होम ग्रोन टेररिस्ट। इन्होंने देखें डोनाल्ड ट्रंप के पीछे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इनके एक जज के खिलाफ बयान दिया है तो फौरन थॉमस क्लेरेंस जो एक बहुत कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आजकल उसके पीछे पड़े हैं कि कहते हैं इसको इम्पीच किया जाए। तो दर हकीकत जब आप, मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, जो मेरी पिछली स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की, जब भी सुपर पावर्स डिक्लाइन में जाती हैं तो एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं होती, इंटरनल थ्रेट्स होती। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अमेरिका इज गोइंग थ्रू द अंदरूनी इंतशार विद इन इटसेल्फ। Americans, they are losing faith on democracy. Americans, they are losing faith on the institution of election. So these are the issues right now they are facing. और दूसरा मैं ये जिस तरह बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो स्पीच में प्रेडिक्ट कर दिया था आज से हफ्ता 10 दिन पहले भी कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो रशिया और चाइना को इकट्ठे ना होने देते। इस वक्त 2 सुपर पावर्स वर्सेस 1 सुपर पावर which has no clue what is going on. थैंक यू सो मच साजिद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने बहुत से टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए जिसमें पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी जो भी इस वक्त चल रहा है और जो एक्सटर्नल भी मैटर्स हैं इस वक्त, उन सबका ताल्लुक भी जो है वो किसी ना किसी तरीके से हमसे आके कहीं ना कहीं जुड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दोबारा भी आपसे बात। थैंक यू।